नमस्कार, आपका वेट चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन किस लिए चल रहा है? बिकॉज पेंडेमिक चल रहा है। इस पेंडेमिक और लॉकडाउन का इंडिया के अंदर डिफरेंट कास्ट पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बिकॉज इंडिया में कहावत मशहूर है बहुत कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर बदले वानी। ये कहावत ये शो करती है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट इसमें कास्ट की डाइवर्सिटी है। स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब है, ओबीसीज हैं, इंटरमीडिएट कास्ट है, अपर कास्ट है। ये जो डिफरेंट कास्ट है, इस पर इस पेंडेमिक एंड लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले कि मैं मेन वीडियो स्टार्ट करूं, आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी द ग्रेट लेवलर। उस बुक में क्या बताया, बेसिकली उनका हिस्टोरियन का नाम था वॉल्टर स्केडल। उन्होंने द ग्रेट लेवलर में ये बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर 4 टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट आते हैं: पेंडेमिक, वो, स्टेट कोलैप्स, रेवोल्यूशन। इन वो से क्या होता है, इन 4 टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट से होता क्या है? बेसिकली जो ये 4 टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते हैं, इनसे इकोनॉमी के अंदर क्या आता है? इक्वालिटी आती है। वो कैसे आती है, इस बुक के में उन्होंने रीज़न भी स्टेट किए थे और उनमें से कुछ रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने पहला रीज़न, मेन रीज़न ये दिया कि जब ये 4 टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट आते हैं तो इनमें क्या होता है? मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी का अर्थ ये होता है कि लोग मरते हैं। अब जो लोग मरते हैं तो क्या होगा? बेसिकली एक इकनॉमी में जो लेबर फोर्स है उसकी कमी होगी। अगर यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल यहाँ पर हम देखते हैं, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है? उसका जो प्राइस होता है वो अप हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो वैसे ही इसमें होगा, जो लेबर है उनका जो वेजेस होंगी वो बढ़ जाएंगी। जब वेजेस बढ़ जाएंगी तो एक तरह से उनकी अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग बढ़ेगी तो एक तरह से इक्वालिटी की ओर जो है इकनॉमी चल देगी। सेकंड रीज़न उन्होंने ये दिया कि ये जो पेंडेमिक, वो, रेवोल्यूशन और जो स्टेट कोलैप्स है, ये नहीं देखते कि अमीर जो है उसको ज़्यादा अफेक्ट हुआ है या गरीब ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब इकोनॉमी कोलैप्स हुआ, जर्मनी का एग्ज़ाम्पल है। वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है जर्मनी का जो स्टेट जो है पूरा इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गया था। जो उनका जो इकोनॉमी था, उनका जो करेंसी था, ठीक है ना, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। इतना कि उनके जो पेपर नोट थे, लोग वहाँ पे उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको क्या कहते हैं, एज एक जैसे फायरवुड होता है उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो अमीर था, जिनके पास बिलियन ट्रिलियन जितना मनी था, वो उसका भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? बिकॉज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। अब थर्ड थिंग इन्होंने ये बताया, जॉब लॉस। जॉब लॉस जो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर जो टर्शरी सेक्टर होता है, तीनों में इक्वलेंट होगा। तो अब लेकिन जो क्या हो रहा है, इस जो पेंडेमिक है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ और रिज़ल्ट शो कर रही है, वो हम देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं इंडिया के अंदर ये पेंडेमिक और लॉकडाउन क्या, जो इनके डाटा है क्या शो कर रहे हैं। बेसिकली मैं डाटा कोट करूँगा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से। ये एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने डाटा जो है वो हाउस होल्ड से इकट्ठा किया है। इन्होंने सर्वे किया था 1,74,405 हाउस होल्ड के अंदर। तो इनका डाटा ये शो कर रहा है, जो अपर कास्ट हाउस होल्ड है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 39% से 32% आ चुका है, यानी कि 7% का डिक्रीज़ हुआ है। जो स्केड्यूल कास्ट के हाउस होल्ड हैं
वहाँ पर 44% से 24% जो है हो चुका है, मतलब कि 20% का एम्प्लॉयमेंट जो है वो गिरा है। और जो ओबीसी हैं 40% से 26% हो चुके हैं एम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि 14% एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है। जो शेड्यूल ट्राइब है 48 से 33% हो चुका है, यानी कि 15% एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एससी और एसटी ये दो ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा गिरा है। अगर हम एजुकेशन एज अ फैक्टर ले जॉब लॉस के अंदर, तो ये देखा जा रहा है जहाँ पर एजुकेशन जिन्होंने कम अटेन करी है वहाँ पर जॉब लॉस जो है ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पर एजुकेशन 12 ईयर्स की है या फिर उससे ज़्यादा है वहाँ पर जॉब लॉस जो है कम है। और ऐसा भी डाटा शो कर रहा है, मैं डाटा कोट करूँगा फ्रॉम इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का डाटा है। ये शो कर रहा है जो हाउस होल्ड हैं, एससी हाउस होल्ड हैं, वहाँ पर 51% जो वूमेन है पूरी तरह से क्या कहते हैं इलिटरेट हैं, 0 ईयर ऑफ स्कूलिंग है। और 27% जो मैन है एससी हाउस होल्ड के अंदर वो इलिटरेट हैं। अगर मैं डाटा कोट करता हूँ अपर कास्ट के लिए तो 11% जो अडल्ट वुमेन है वो इलिटरेट हैं, बजाय 24% जो मेल्स हैं वो इलिटरेट है। ये डाटा क्या शो कर रहा है? ये डाटा ये शो कर रहा है लॉकडाउन और पेंडेमिक के अंदर जो एससी हाउस होल्ड के चिल्ड्रन हैं उनको कैसे उनके माँ बाप पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ भी इशू आ रहा है। मैं डाटा फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो 20% हाउस होल्ड हैं अपर कास्ट में उनके पास एक्सेस टू इंटरनेट है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं शेड्यूल कास्ट का तो वहाँ पर सिर्फ 10% हाउस होल्ड हैं जिनके पास एक्सेस टू इंटरनेट है। इसका मतलब ये है कि जो है इसमें भी डिस्पैरिटी है। जो 10% की डिस्पैरिटी है वो कैसे जो है एजुकेशन को अटेन करेंगे इस लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। और अगर हम बैंकिंग सर्विस का भी डाटा देखें तो 49% जो शेड्यूल कास्ट है उनके पास सेविंग अकाउंट है और जो 62% अपर कास्ट है उनके पास भी सेविंग अकाउंट है। मतलब कि इसमें भी जो है डिस्पैरिटी शो हो रही है। इससे क्या ये जो डाटा है क्या दर्शा रहे हैं, मतलब कि जो एससी हाउस होल्ड है उनके माँ बाप जो है उनको मतलब कि जो उनके चिल्ड्रन हैं उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है खर्चा कर रहे हैं, यानी कि रिचार्ज करवा सकते हैं इंटरनेट का या नहीं करवा सकते, तो एससी हाउस होल्ड को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो अपर कास्ट हाउस होल्ड है। सो व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन? अकॉर्डिंग टू मी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। इंडिया के अंदर जो है प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, स्कीम बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, बैनर बहुत अच्छे तरीके से लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है वहाँ पर 0 बटा सन्नाटा। मैक्सिमम स्कीम्स का यही हाल है इंडिया के अंदर। आप चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, कोई भी योजना ले लीजिए, 0 बटा सन्नाटा आपको मिलेगा। लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार होगा 100% बहुत अच्छे तरीके से होगा। सेकंड थिंग, जो स्कीम जो है जो डिज़ाइन करी गई है क्या वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर को अंत्योदय पर बेस है? अगर हाँ बेस है, अगर आंसर मिलता है कि हाँ ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर को बेनिफिट पहुंचाएगी, उस स्कीम को लागू करना चाहिए और उसी के बेसिस पर और भी स्कीम्स बनानी चाहिए। थर्ड वन, रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन है बेसिकली बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जितना भी ख़राब हो, अगर किसी जो लागू कर रहा है, जो एनेक्ट कर रहा है, जो उस पर चल रहा है, अगर उसकी मंशा अच्छी होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, आपकी मंशा उसके प्रति ख़राब है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वही बात है, रिजर्वेशन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ऊपर उठाने का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में बहुत गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। आई थिंक उसको रिजर्वेशन कंसेप्ट को इक्विटी मॉडल पर बेस होना चाहिए। कैसे? अगर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको मिले, ठीक है ना। और अभी जैसे कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है उसके अंदर बोला भी है कि सब कैटेगराइजेशन कर सकता है स्टेट। एक ये पॉजिटिव स्टेप है इक्विटी बेस्ड मॉडल के ऊपर। जो रिजर्वेशन का इक्विटी बेस्ड मॉडल है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। तो ये थे मेरे सजेशन। अगर आपका कोई सजेशन हो आप हमें बताइए।
हम उस पर कमेंट भी करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। अगर हमसे कोई इस वीडियो में गलती हुई हो आप हमें तभी भी बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।